नमस्कार, आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। एक ऐसा शो लेकर आए हैं जहां पर बात होगी आपके निवेश की, खर्च की और साथ ही आपके आर्थिक लक्ष्यों की भी। चलिए शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। डेट म्यूचुअल फंड पर से हटा टैक्स का फायदा, क्या यूलिप डेट प्लान में है टैक्स बचाने का मौका? आज जानिए यूलिप चुनने के फायदे और नुकसान। पोर्टफोलियो में फंड की भरमार, कैसे करें फंड से एग्जिट, क्या हो म्यूचुअल फंड चुनने का तरीका, सब कुछ आज के शो में। कामकाजी युवा कैसे छोटी और लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए करें निवेश और बचे फिजूल खर्ची से, बताएंगे नुस्खा शो में आगे। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो। निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो और लोन से जुड़े सवाल आप हमें भेज सकते हैं। अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 9619873567। आप चाहें तो हमारे शो को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपने सवाल डालें। हम आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे। जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात होती है, जब भी आपके निवेश पोर्टफोलियो की बात होती है, हमेशा कहा जाता है या हमेशा हर कोई आपको ये एक सीख देता है कि अपने इंश्योरेंस को और अपने इन्वेस्टमेंट को आप अलग अलग रखें। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे निवेश विकल्प की जो कि इंश्योरेंस कंपनियां आपको ऑफर करती है। जी हाँ, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान की बात हो रही है, जिसको हम पॉपुलरली यूलिप के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा निवेश का विकल्प है जहां पर आपको इंश्योरेंस के साथ साथ निवेश का भी फ़ायदा मिलता है या विकल्प मिलता है। बहुत सारे लोग टैक्स बचाने के चक्कर में इसे ख़रीद लेते हैं और क्योंकि उन्हें लगता है कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों ही एक प्रोडक्ट में उनको मिल रहा है, तो उनके लिए शायद ये फ़ायदे का सौदा है। लेकिन आज तो हम आपको यूलिप आपके लिए सही है या नहीं बताएंगे ज़रूर, लेकिन साथ ही बताएंगे कि हाल ही में जो डेट म्यूचुअल फंड्स पर टैक्स का जो फ़ायदा हटा है एलटीसी इंडेक्सेशन का, एक तो वो फ़ायदा क्या था और क्या हटा है, और उसके बाद उस फ़ायदे के हटने के बाद अगर हम डेट म्यूचुअल फंड फिक्स डिपॉजिट से यूलिप के डेट फंड की कंपैरिजन करें तो यहाँ आपको किस तरह से फ़ायदा मिल सकता है। इस फायदे के बाद भी क्या आपको यूलिप में निवेश करना चाहिए या यूलिप के डेट फंड में निवेश करना चाहिए, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। कीर्तन शाह, फाउंडर सीईओ क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कीर्तन, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और बहुत ही बेसिक चीज़ से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। अक्सर जब भी हम शो करते हैं तो ऐसा नहीं है कि यूलिप पर हमने कभी बात नहीं की है, गाहे बगाहे चर्चा में आ ही जाती है ये निवेश विकल्प। यूलिप प्लान इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट का एक मिक्स प्लान है। इंश्योरेंस कंपोनेंट को अगर हम छोड़ दें और केवल इन्वेस्टमेंट पर फोकस करें, इक्विटी और डेट, इस तरह के फंड्स ऑफर किए जाते हैं। निवेश के क्या क्या विकल्प है यूलिप प्लान्स के तहत, और मैं मॉडर्न यूलिप्स की बात कर रही हूं जिनको बाय द वे बहुत ही इन्वेस्टर फ्रेंडली कहा जाता है। कविता जी, अगर आप यूलिप्स की बात करें तो आप 3 तरीके के इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। आप उनमें निवेश करने के बाद आप इक्विटी फंड सिलेक्ट कर सकते हैं, डेट फंड सिलेक्ट कर सकते हैं, या उनकी बहुत सारे फंड्स में एक तीसरी ऑफरिंग भी है जो है बैलेंस्ड या हाइब्रिड, आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप बैलेंस या हाइब्रिड सिलेक्ट करते हैं, वो म्यूचुअल फंड्स की तरह इक्विटी और डेट दोनों में पैसा निवेश करते हैं। और जब आप इक्विटी सिलेक्ट करते हैं तो पैसा इक्विटी में जाता है, डेट सिलेक्ट करते हैं तो डेट में जाता है। अब अगर मॉडर्न प्लान्स की बात करें तो उसमें 2-3 चीज़ें काफ़ी अच्छी है। देखिए, उनके टीईआर, टोटल एक्सपेंस रेशियो, म्यूचुअल फंड के काफ़ी फंड्स के मुकाबले समान हो गए। उनमें जो पहले काफ़ी एक्सपेंसेस लगा करते थे, वो सब एक्सपेंसेस काफ़ी हद तक निकाल दिए गए हैं। पर इसमें अभी भी मेरे हिसाब से 2 मेजर प्रॉब्लम्स है यूलिप में। न्यू एज यूलिप की भी अगर हम बात करें तो टैक्स एक एडवांटेज आपको डेफिनेटली मिलता है, पर उस टैक्स एडवांटेज को लेने के लिए आपको 2-3 चीज़ों से ओके होना पड़ेगा। सबसे पहले तो मान लीजिए, अगर मैं एक 30 साल का इन्वेस्टर हूँ वर्सेस एक 50 साल का इन्वेस्टर हूँ, तो यूलिप दोनों के लिए बहुत अलग-अलग तरीके से फंक्शन करेगा। क्योंकि जभी भी आप एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदते हैं, यूलिप इस केस में,
तो आपको कंपल्सरी एक इंश्योरेंस कंपोनेंट उसमें आ जाता है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर आप मान लीजिए ₹100 इस यूलिप प्रोडक्ट में लगा रहे हैं, आपको इंश्योरेंस ना चाहते हुए भी उस 100 का 10 गुना यानी ₹1000 का आपको सम एश्योर्ड लेना पड़ेगा। पर इससे मुश्किल ये है कि आपके ₹100 में से आपको, क्योंकि वो ₹1000 का सम एश्योर्ड दे रहे हैं, वो 12-15 रुपए आप काट देंगे कंपल्सरी टुवर्ड्स इंश्योरेंस। तो आपका बचा पैसा सिर्फ 80 या ₹85 इन्वेस्ट होगा, राइट? तो ये सबसे बड़ा एक मुझे ऐसा लगता है प्रॉब्लम है कि आप जब भी इंश्योरेंस लिंक्ड प्रोडक्ट्स में जिसमें इन्वेस्टमेंट है उसमें निवेश करते हैं, तो आपको कंपल्सरी ना चाहते हुए भी इंश्योरेंस लेना पड़ता है। और आपकी एज जितनी बड़ी है, उतना खर्चा ये इंश्योरेंस का बढ़ जाएगा और उतना ही कम पैसा निवेश होगा। और दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि आप इन प्रोडक्ट्स में से 5 साल के पहले पैसा नहीं निकाल सकते। तो यस, आपको टैक्स एडवांटेज मिलता है। अगर आप 2.5 लाख के नीचे या 2.5 लाख तक 1 साल में निवेश करें, तो आपकी मैच्योरिटी टैक्स फ्री है। आपको एटीसी बेनिफिट्स भी मिलते हैं और उसके एक्सपेंस रेशियोज़ भी काफ़ी कम हो गए ट्रेडिशनल यूलिप से। पर आपको एक कंपल्सरी इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका जितना पैसा निवेश हो रहा है वो कम हो जाएगा। और दूसरा, आपको 5 साल तक मिनिमम बने रहना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर निवेश का जो आपका कंपोनेंट है वो लंबी अवधि का, क्योंकि ये प्रोडक्ट है और लंबी अवधि में वहाँ पर आपका पैसा कम निवेश होगा और लिक्विडिटी की दिक्कत। थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि हम इन्वेस्टमेंट के विकल्प पर बात करते हैं, क्योंकि जो लोगों को हम फ़ायदा बताने वाले हैं उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो फ़ायदा उन्हें कैसे मिल रहा है। इक्विटी और डेट का जो निवेश का विकल्प होता है, किस तरह के फंड्स होते हैं और किस किस तरह से आप इन फंड्स को स्विच कर सकते हैं बाज़ार की चाल के मुताबिक या रिटर्न्स के मुताबिक? कविता जी, देखिए, म्यूचुअल फंड्स में जितने ऑप्शंस दिए जाते हैं उतने ऑप्शंस यूलिप्स में अवेलेबल नहीं है। लार्जली अगर आप ऑन एन एवरेज देखें तो शायद एक इक्विटी फंड होगा, एक डेट फंड होगा और एक हाइब्रिड फंड होगा। जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड्स में देखें तो 16 अलग-अलग टाइप की कैटेगरीज़ है जिसमें आप डेट में निवेश कर सकते हो। इक्विटी की 13 कैटेगरीज़ है, 8-10 हाइब्रिड कैटेगरीज़ है। पर जब आप इंश्योरेंस वाले इन्वेस्टमेंट प्लान्स की बात करते हैं, उसमें 3 ऑप्शन से ज़्यादा या ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 ऑप्शन से ज़्यादा आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाते। पर हाँ, उसमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आप फंड्स के बीच में स्विच कर सकते हैं और उस स्विच को ना रिडम्पशन ना एग्ज़िट माना जाता है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये समझाता हूँ मैं। कि अगर मान लीजिए अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो इक्विटीज़ में, और अब आपको लग रहा है कि इक्विटी मार्केट थोड़ा-सा वैल्यूएशन अग्रेसिव हो गया और आपको शायद इक्विटी से बाहर निकलना है और आपको पैसा फिक्स्ड इनकम में निवेश करना है। तो आप जब इक्विटी को बेचते हो म्यूचुअल फंड्स में, तो आपको कैपिटल गेन्स टैक्स भरना पड़ेगा। और जब आप स्विच करते हो फिक्स्ड इनकम में, तो वो एक नया इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो जब आप वापस फिक्स्ड इनकम से इक्विटी में आना चाहोगे, तो आप जब फिक्स्ड इनकम बेचेंगे तो आपको वापस टैक्स भरना पड़ेगा। वो बहुत बड़ा एडवांटेज है यूलिप में, जहाँ पर ये होता नहीं है। तो आप यूलिप्स में फंड्स के बीच में या स्कीम ऑप्शंस के बीच में स्विच कर सकते हैं और उसे बेचना या सेल नहीं माना जाएगा, इसलिए टैक्स नहीं लगता और ये स्विच में भी कोई ज़्यादा खर्चा है नहीं, राइट? पर ये किन के लिए है? ये मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े से सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के लिए, जिनको ये समझ है कि उन्हें कब इक्विटी से डेट में जाना है या डेट से हाइब्रिड में जाना है या हाइब्रिड से इक्विटी में आना है। ये विकल्प उनके लिए अच्छा है। अगर रिटेल निवेशक इसे यूज़ करने की कोशिश करेगा तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि रिटेल इन्वेस्टर को शायद ये नहीं पता है कि मार्केट कितना एक्सपेंसिव है और टाइम करने के चक्कर में वो शायद इक्विटी से बाहर निकल कर एक ऐसा एसेट क्लास में चला जाएगा जहाँ पर रिटर्न बनाना इक्विटी जितना मुश्किल है। तो हाँ, फ़ायदे ज़रूर है, पर आपको समझना पड़ेगा क्या आप उन फ़ायदों को यूज़ करने के लिए एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर है या नहीं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से जो आपने आखिरी लाइन कही उस पर हम विस्तार से आगे चर्चा में बात करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल तो हम ये समझा रहे हैं कि ये किस तरह का निवेश विकल्प है और इसमें इन्वेस्टमेंट के उनके पास क्या-क्या होराइज़न है निवेशकों के पास। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये होता है कि अगर कोई डेट म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट की एवज़ में लो कॉस्ट यूलिप या जिनके प्रीमियम 2.5 लाख से कम है कंसिडर करते हैं, तो क्या डेट म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट के मुकाबले ये फ़ायदेमंद है?
देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्वेस्टमेंट का एक गोल है जिसे ध्यान में रखकर आप निवेश करने की कोशिश कर रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि फिक्स्ड इनकम की जब हम बात करते हैं तो अनफॉर्च्यूनेटली एज़ एन इन्वेस्टर हम ये भूल जाते हैं कि डेट में जब आप पैसा निवेश करते हो तो रिस्क उसमें सिर्फ़ कैपिटल वापस नहीं आना ये नहीं है, रिस्क उसमें और भी काफ़ी ज़्यादा है। एक रिस्क जैसे मैंने आपको समझाया लिक्विडिटी, अगर आपको 5 साल के कम के लिए पैसा निवेश करना है तो आप यूलिप्स में पैसा नहीं लगा सकते क्योंकि 5 साल का लॉक इन है। सेकंड अगर आपको इंश्योरेंस नहीं चाहिए, राइट? तो इंश्योरेंस अगर आपको नहीं चाहिए, तो आप इसमें पैसा लगाओगे तो अनफॉर्च्यूनेटली आपको ज़बरदस्ती इंश्योरेंस खरीदना पड़ेगा। तो अगर आप जैसे देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे कि आपको 8.5% या 9% के आजू-बाजू इन फंड्स ने रिटर्न दिया है। पर इन फंड्स का रिटर्न जो है वो उन बचे हुए ₹80 या ₹85 में से है, जो इंश्योरेंस का पैसा काटने के बाद निवेश हुआ है। तो ये आपके पूरे ₹100 पे ये 8.5 या 9% का रिटर्न नहीं निकल रहा। तो जब आप उसे एडजस्ट करेंगे, तो शायद आपका रिटर्न 8.5-9% से काफ़ी कम हो जाएगा। बट डेफ़िनिटली अगर आप 5 साल तक निवेश कर सकते हैं और 5 साल के बाद निकलने की कोशिश करेंगे, तो टैक्स का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो अगर मैं ये मान के चलूँ कि आपको फ़िक्स्ड इनकम में एफडी में और डेट म्यूचुअल फंड्स में 7 साढ़े 7% तक का रिटर्न मिलने वाला है और कॉस्ट, खर्चा, इंश्योरेंस सब निकाल के बाद भी अगर आपको यूलिप में 6 साढ़े 6% निकलता है, तो पोस्ट टैक्स आपको शायद यूलिप एक बेटर अपॉर्च्युनिटी है। पर जैसे मैंने आपको कहा कि आपको आपको ये ओके होना चाहिए कि आप 5 साल तक लिक्विडिटी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको 5 साल तक इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा-सा पैसा आप डेफ़िनेटली इस प्रोडक्ट में ज़रूर लगा सकते हैं, पर मान के चलिए कि ये जो रिटर्न्स आपको 8 से 9% वाले दिख रहे हैं, ये रिटर्न्स आपको नहीं मिलने वाले क्योंकि ये रिटर्न्स फंड के रिटर्न्स हैं, आपके पूरे ₹100 के रिटर्न नहीं है। ये उन्हीं पैसों पे रिटर्न निकल रहा है जितनी इंश्योरेंस के लिए पैसे कटने के बाद बचे हुए हैं। तो अगर आप यंग इन्वेस्टर हैं 20, 25, 30 साल जिसमें इंश्योरेंस का खर्चा काफ़ी कम होगा, आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। पर अगर आप हम्म 45-50 इयर्स वाले इन्वेस्टर हैं तो आपका बहुत पैसा कट जाएगा इंश्योरेंस देखने में, तो शायद आपको ये हम्म। कीर्तन, साथ ही एक चीज़ मुझे ये समझनी है, जो डेट के तहत निवेश के विकल्प आपको यूलिप के फंड में मिलते हैं, क्या उस तरह का निवेश विकल्प आपको डेट म्यूचुअल फंड में भी मिलता है? मेरे ख्याल से डेट म्यूचुअल फंड का यूनिवर्स ज़्यादा बड़ा है जहाँ तक डेट म्यूचुअल फंड्स की बात है, लेकिन कमोबेश क्या उसी तरह के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात कर रहे हैं डेट के तहत? कविता जी थियोरेटिकली देखिए डेट म्यूचुअल फंड्स में 16 अलग-अलग कैटेगरीज में आप पैसा लगा सकते हैं। ओवरनाइट से लेकर 10 सालों तक आपको डिपेंडिंग आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके सामने एक प्रोडक्ट है। अगर आप यूलिप में देखेंगे तो 2 या 3 प्रोडक्ट है फिक्स्ड इनकम के लिए। एक लिक्विड है, एक थोड़ा-सा मीडियम और एक लॉन्ग टर्म है। तो 16 वर्सेस 3 कैटेगरी तो उसे आप एपल टू एपल कंपैरिज़न नहीं कर सकते। दूसरा एक ये प्रॉब्लम है कि सेबी ने डेट म्यूचुअल फंड्स में बहुत ही क्लियर डेफिनेशंस के साथ ये बताया हुआ है कि आप इन 16 में से किस भी फंड में पैसा लगाएंगे तो उस फंड में कौन सी तरीके के बॉन्ड्स में और कितने समय के लिए उन बॉन्ड्स में निवेश किया जाएगा, ऐसा डेफिनेशन कोई इंश्योरेंस में नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ही डायरेक्ट कंपैरिजन सही होगा। म्यूचुअल फंड उस मामले में ट्रांसपेरेंसी और कैटेगराइजेशन में यूलिप प्रोडक्ट से काफ़ी सुपीरियर है। इस चर्चा को हम इस आखिरी सवाल के बाद समेटेंगे और उसके बाद दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करेंगे। ये बताइए कि ऐसे में अगर किसी की यूलिप का प्रीमियम 2.5 लाख से कम है तो उनके लिए जो बदलाव हुए हैं टैक्सेशन में डेट को लेकर, वो लागू नहीं होंगे और इसीलिए जो प्रोसीड्स होंगी वो टैक्स फ्री होंगी ईई के तहत? एब्सोल्युटली आप जब मान लीजिए 2.5 लाख तक जो निवेश कर रहे हैं, वो पूरा मैच्योरिटी टैक्स फ्री है, तो आपको सबसे पहले एटीसी का भी एडवांटेज मिलता है जब आप पैसा निवेश कर रहे हैं इस प्रोडक्ट में। और अगर आप 2.5 लाख तक 2.5 लाख भी चलेगा, 2.5 लाख या 2.5 लाख से नीचे अगर साल में एक्यूमुलेटेड प्रीमियम यानी एक पॉलिसी में नहीं, आपकी जितनी भी पॉलिसीज़ है यूलिप की, सब मिलाकर अगर आप टोटल 2.5 लाख तक का निवेश कर रहे हैं, तो आपकी मैच्योरिटी टैक्स फ्री है।
पर अगर आप 2.5 लाख के ऊपर निवेश कर जाते हैं, तो उस वाले यूलिप प्रोडक्ट में जो आपने शायद दूसरा या तीसरा भी लिया होगा, जिसमें आप वो 2.5 लाख की लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, उस वाले प्रोडक्ट की मैच्योरिटी आपको टैक्सेबल हो जाएगी। तो अगर आप 2.5 लाख तक निवेश करते हैं साल में, तो आपकी मैच्योरिटी टैक्स फ्री है। ऑलराइट, चलिए तो डेट के यूलिप प्लान के तहत आप कैसे अपनी निवेश की रणनीति बना सकते हैं और किस तरह के निवेशकों को ये कंसिडर करना चाहिए, तमाम बारीकियां हमने यहाँ पे समझ ली हैं। लेकिन अब रुक करते हैं दर्शकों के सवालों की ओर। और कीर्तन, मेरे साथ हमारे पहले दर्शक हर्ष जैन भी फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हर्ष, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग मैडम। चलिए, आपने गोल बेस्ड प्लानिंग की शुरुआत की है, ये जानकर अच्छा लगा। HDFC का सेंसेक्स इंडेक्स, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, टाटा स्मॉल कैप आपके पास है। 15 साल के लिए बेटी की पढ़ाई, खुद का रिटायरमेंट आपने आंका हुआ है और 2.5 करोड़ आपको चाहिए। पर्याप्त होगा इतना पैसा? हाँ मैडम, अभी मैंने ये SIP स्टार्ट नहीं की है, मुझे स्टार्ट करना है और हाँ, 30,000 की लिखा हुआ SIP है। तो मुझे कंफर्मेशन चाहिए था कि ये जो मैंने फंड्स सिलेक्ट किए हैं ये सही है या इसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। ऑलराइट, कोई खास रिसर्च आपने की है इन फंड्स पर और उसके बाद सिलेक्ट नहीं किया मैम, है? जैसे ऑनलाइन सब देखकर ही मैंने थोड़ा बहुत नोट किया था, बट किसी एडवाइजर से मैंने कंसल्ट नहीं किया इसके बारे में। ओके कीर्तन, इनने जो फंड सिलेक्ट किया है अपने लिए, जो सिलेक्शन रखा है, वो आपको कैसे लगता है? अब तक निवेश की शुरुआत नहीं की इन्होंने, शुरुआत करना चाहते हैं और इन्होंने ये फंड्स अपने लिए ढूंढ के निकाले हैं। हर्ष जी, सबसे पहले तो आपकी अगर फाइनेंशियल प्लानिंग की बात की जाए, तो अगर आपको 15 साल में बेटी के एजुकेशन और आपके रिटायरमेंट के लिए तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए चाहिए, तो आपको 2.5 करोड़ रुपए के लिए कंसिडरिंग कि आपके पास 15 साल है, आपको आपकी SIP बढ़ानी पड़ेगी 30,000 से लेकर 52,000 तक। अगर आप 52,000 हर महीना निवेश करेंगे अगले 180 महीने तक, और मैं अगर अज्यूम करूँ कि आप मोटा-मोटा 12% तक कमा लेंगे, तो आप इस इन्वेस्टमेंट से 2.5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेंगे आप 15 साल में। तो सबसे पहले तो अगर आप इमीडिएटली 30,000 को बढ़ाकर 52,000 कर सकते तो वो कर लीजिए, वरना धीरे-धीरे करके हर साल आप आपकी SIP स्टेप अप भी कर सकते हैं, जिससे शायद आप अपने गोल के काफ़ी नज़दीक। फंड्स की अगर मैं बात करूँ तो क्विक सजेशन, मुझे आपका HDFC सेंसेक्स और पराग का सिलेक्शन अच्छा लग रहा है। कोटक इमर्जिंग भी अच्छा है। एक ही सलाह दूँगा, आपका जो स्मॉल कैप फंड है उसे टाटा स्मॉल कैप की जगह पर अगर आप निप्पॉन स्मॉल कैप ले लें, तो फंड में एक आपके पोर्टफोलियो में बैलेंस अच्छा आ जाएगा। तो ये मेरी सलाह होगी फंड को लेकर। हमारे अगले दर्शक निमिष हमारे साथ फ़ोन लाइन पर है। निमिष, चलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारे साथ फ़ोन लाइन पर आए। कीर्तन, इनका पोर्टफोलियो आपके पास है और इन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा पोर्टफोलियो बना रखा है। लगभग 12 इनके पास फंड्स हैं। इसके अलावा इन्होंने स्टॉक्स में भी निवेश किया हुआ है और 10 साल में इन्हें चाहिए 2 करोड़। इन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट भी किया है और SIP भी इन्होंने की है। बहुत सारे फंड हैं, मेरे ख्याल से नाम लूँगी तो हमारे को समाप्त करने का समय हो जाएगा। एक एक फंड पर तो हम बात नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा छांटना चाहिए क्या पोर्टफोलियो को? कविता जी, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है इनके पोर्टफोलियो को बहुत कंसोलिडेशन की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि एज़ अ रिटेल इन्वेस्टर शायद अगर आपका पूरा पोर्टफोलियो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट से भरा है, तो आपको 4 या 5 फंड से ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है। 15 फंड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इन फंड से रिस्क कम होने की जगह पे एक्चुअली रिस्क बढ़ जाता है पोर्टफोलियो में। तो निमिष जी को सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है इन 15 फंड्स को कम कर 4-5 या मैक्सिमम 6 फंड्स तक लेके आना पड़ेगा। पहले अगर मैं इनकी गोल की बात करूँ, इनका गोल है कि इनको 10 साल में तकरीबन 1 करोड़ रुपया चाहिए। तो आज मैंने इन्होंने जो डिटेल शेयर की थी उन सब से डेटा निकाला है कि आज उनके पास तकरीबन 35 लाख रुपए इकट्ठा हो चुके हैं। तो अगर आप सिर्फ उनके 35 लाख रुपए को 12% से कंपाउंड करें तो 10 साल में उनके पास 1 करोड़ रुपए हो जाएँगे। तो जो
एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स वो करने वाले वो सब बोनस है, क्योंकि उनके पास जितना आज पैसा है वो काफ़ी है उनके गोल को रीच करने के लिए। अब उनके फंड्स की अगर मैं बात करूँ तो 3 सजेशंस हैं यहाँ पर फंड्स में। सबसे पहले तो कुछ एग्ज़िट्स देना चाहूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको टिपिकली इन फंड से निकल जाना चाहिए। ये इनके फंड्स है एचडीएफसी चिल्ड्रन गिफ्ट फंड, आईसीआईसीआई मल्टी एसेट, टाटा कंज्यूमर, टाटा इंडिया सेविंग्स, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, एक्सिस फोकस 25। इन सब फंड से मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड, इन सब फंड से निकल जाना चाहिए। इन्हें होल्ड सिर्फ आईसीआईसीआई प्रू, नैस्डैक, पराग पारेख, आईसीआईसीआई ब्लू चिप और मेरा बीएफएसआई करना चाहिए। इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका पोर्टफोलियो काफ़ी लार्ज कैप हैवी है, तो इन्हें थोड़ा सा मिड और स्मॉल कैप में एलोकेशन देना चाहिए। और देखिए मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ स्मॉल केस इन्वेस्ट का और पेंशन फंड्स इन्वेस्टिंग का। तो अगर आप मेरी सलाह सुन रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इनमें से भी बाहर निकलकर जो 4-5 फंड्स आपके अच्छे जो मैंने आपको बताया उसी में रीइन्वेस्ट कर दीजिए पैसा। और राइट, हमारे अगले दर्शक भी फोन लाइन पर हैं। सुधीर दुबे दिल्ली से, नमस्कार। नमस्कार मैम। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, पीजीआई मिड कैप, एक्सिस का स्मॉल कैप, पिनोरेबेको का ब्लू चिप और निपॉन इंडिया मल्टी कैप आपके पास है। और 1.5 करोड़ चाहिए रिटायरमेंट और बच्चे की पढ़ाई के लिए। लगभग अभी 3.5 लाख रुपए आप कह रहे हैं कि आपने इकट्ठा कर लिए हैं। इसके अलावा और कोई सवाल आपका? मुझे कंफर्म करना है, फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप दोनों में चला रहा हूँ, तो क्या दोनों सेम जगह पे इन्वेस्ट करते हैं? दोनों कंटिन्यू करना चाहिए, एक से एग्जिट होना चाहिए? चलिए, अच्छा सवाल है। कीर्तन, मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप को लेकर बहुत लोगों के ये सवाल रहे हैं। हालांकि दर्शकों को समझाना यहाँ ज़रूरी होगा कि फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो को आपको देखना होगा। मैं कीर्तन से बात कर रही हूँ। कीर्तन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ कविता जी। जी। सो इनका क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है सुधीर जी। आपको 2-3 चीज़ें बहुत क्विकली बता देता हूँ। देखिए, जब आप फ्लेक्सी कैप फंड की बात कर रहे हैं तो थियोरेटिकली फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में जितना चाहे एलोकेशन रख सकता है। पर अगर आप प्रैक्टिकली आज मार्केट में जितने भी फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं उनकी थोड़ी सी भी बेसिक स्टडी करें तो आपको ये समझेगा कि ये फ्लेक्सी कैप फंड्स लार्जली सब लार्ज कैप फंड्स हैं। 60, 70, 80% पैसा इन सब फंड्स में मोटा मोटा लार्ज कैप में लगता है। तो आप लार्ज कैप फंड्स में पैसा निवेश करने के बावजूद के अलावा आप फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा निवेश करेंगे तो वो अच्छा होगा। तो फ्लेक्सी कैप फंड को लार्ज कैप फंड का रिप्लेसमेंट देखकर पैसा निवेश कीजिए। रही बात मल्टी कैप फंड्स की, देखिए मल्टी कैप फंड्स में कंपल्शन है कि आपको 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप में लगाना पड़ेगा। बचा हुआ 25% आप और कहीं पर भी लगा सकते हो। ये फंड्स का मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिकली इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट करने वाले, मिड कैप करने वाले और स्मॉल कैप करने वाले फंड मैनेजर्स की स्किल सेट्स बहुत ही अलग अलग होती है। तो अगर आपको एक फंड में इन तीनों का मिक्सचर चाहिए तो मुझे नहीं लगता फंड मैनेजर्स इसे अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। ऑल्सो अगर आप देखें ये सब मल्टी कैप फंड्स बहुत ही नए हैं। ये हालांकि आप अगर इनकी वेबसाइट्स पे जाएंगे तो आपको बहुत डेटा मिलेगा इन फंड्स के बारे में, पर इन फंड्स का डेटा इतना पुराना इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे फंड्स के नाम और ऑब्जेक्टिव चेंज कर कर उनको मल्टी कैप फंड्स दिया गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लार्ज कैप का अगर रिप्लेसमेंट चाहिए तो आप फ्लेक्सी कैप फंड ले लीजिए। मल्टी कैप फंड के बदले में अगर आप लार्ज, मिड, स्मॉल कैप में अलग अलग एलोकेशन देंगे तो वो कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से काफ़ी बेटर है मल्टी कैप फंड में पैसा निवेश करने से। सुधीर, कोई सवाल पूछना है कीर्तन को? मेरा क्वेश्चन ये था, सब समझ गया, मल्टी कैप फंड इससे एक्सपेंस भी ज्यादा है और सब लोग अपने फील्ड के स्पेशलाइज्ड है। तो मुझे, जैसे मैं कैनरा रोबेको में 1.25 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो कैनरा रोबेको अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो मुझे कोई दूसरे फंड में सेम लार्ज कैप ब्लू चिप में स्विच कर सकते हैं? कीर्तन, ये दिल मांगे मोर। सुधीर जी, देखिए आपको 2-3 चीजें पता है। सबसे पहले तो आपका सारे इकट्ठा हो चुके हैं।
आपको चाहिए 1.5 करोड़ रुपए आपके लक्ष्य के लिए, जो 15 साल में है, तो उसके लिए आपको करना है 28,000 रुपए की एसआईपी। आप ऑलरेडी 25,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, तो आप मोटा-मोटा जितना पैसा निवेश कर रहे हो, उससे आपका गोल तो हो जाएगा। 2 चीज़ें आपके फंड में आपको बताऊँगा। एक तो मैंने आपको बता दिया कि मैं निप्पॉन मल्टीकैप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो फंड से आपको एग्ज़िट हो जाना चाहिए। और आप अपना कैनरा रोबेको ब्लू चिप को कोटक इंडिया इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये फंड लार्ज और मिड कैप फंड है, जिसमें 65-70% वापस लार्ज कैप में होता है और थोड़ा-सा एक्सपोज़र मिड कैप में होता है। तो ये फंड को आप यूज़ कीजिए कैनरा से रिप्लेस करने के लिए। ऑल द बेस्ट सुधीर दुबे। आगे बढ़ेंगे। शुभम हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार। नमस्कार मैम, कैसे हैं सर? कहाँ से बोल रहे हैं? क्या करते हैं? मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ। ओके, आपने अपना पोर्टफोलियो हमें दिया है। ये फंड का पोर्टफोलियो आप खुद संभालते हैं? जी, मैं खुद संभालता हूँ मैम। काफ़ी ज़्यादा फंड्स नहीं है पोर्टफोलियो में? एक्चुअली पॉइंट्स तो ज़्यादा है, उसी से रिलेटेड क्वेरी थी मेरी, इसलिए मैंने सोचा एक बार सजेशन लिया जाए एक्सपर्ट से। चलिए, सही जगह आपने अपना सवाल भेजा है। कीर्तन, झटपट फिल्टर कर देते हैं इनका पोर्टफोलियो। सुधीर जी, सबसे पहले तो आपके आपके गोल्स से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन था, आपको 10 साल में अगर 50 लाख रुपए चाहिए और 12% की अगर हम रिटर्न एक्सपेक्ट करें, तो आपको 22,000 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी। शायद 22,000 रुपए की एसआईपी काफ़ी ज़्यादा है आज आप जो एसआईपी कर रहे हो उससे। तो अगर आप इमीडिएटली 22,000 रुपए की एसआईपी नहीं कर सकते, तो थोड़ा-थोड़ा करके निवेश बढ़ाइएगा। आपके फंड्स में से अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारे एग्जिट्स हैं मेरे हिसाब से। आपको आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स से एग्जिट करना चाहिए, एसबीआई फ्लेक्सी कैप से, निप्पॉन ग्रोथ, मोतीलाल फ्लेक्सी कैप एंड एक्सिस लॉन्ग टर्म। इन सब फंड से आप एग्जिट कीजिए। बचे हुए फंड्स में पैसा इक्वली डिवाइड कर दीजिए। जो बचा हुआ है और जो भी नया पैसा डालना है, उसे बचे हुए फंड्स में इक्वली डिवाइड कर दीजिए। ऑलराइट, शुभम फोन लाइन पर हैं आप? सुना आपने? जी मैम, जी। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते। आनंद मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। 20 साल में आपको चाहिए सर 5 करोड़ और 10 साल में चाहिए 50 लाख और 10 से 20% सालाना जो है अपने निवेश को बढ़ाना भी चाहेंगे। जी मैम। आपने मैम, सबसे पहले 3 तो टैक्स थैंक यू आपका कॉल लेने के लिए। और हेलो टू कीर्तन सर। धन्यवाद आनंद, आपने सवाल भेजा अपना। बताइए कीर्तन, आपको सुन सकते हैं, बताइए। सर, ये पोर्टफोलियो तो आपके सामने है। इसके अलावा फिर बिल्कुल। मैंने LIC पॉलिसीज ले रखे हैं, तो अब ऑलरेडी काफी दिन हो चुके हैं, तो उन्हें तो विड्रॉ नहीं कर सकता, विड्रॉ करना नहीं चाह रहा हूँ मैं। और जो ये जो पोर्टफोलियो है, इसको मैं इंक्रीज कर सकता हूँ बाई 20 to 30% पर ईयर। ओके कीर्तन। आनंद जी, इंटरेस्टिंगली आपके 2 गोल्स थे। पहला वाला जो आपका गोल है, जिसमें आपको 50 लाख रुपए इकट्ठा करने 10 साल में, इसे आप अचीव कर सकते हैं अगर आप 22,000 रुपए की एक एसआईपी लगा दे तो। अजम्पशन मेरा यही है कि हम 12% कमा पाएंगे। ज़्यादा कमा पाएंगे तो आप 50 लाख से ज़्यादा इकट्ठा कर लेंगे, पर 12% मुझे ऐसा लग रहा है एक अच्छा अजम्पशन है इन कैलकुलेशंस को करने के लिए। तो आपके पहले गोल 50 लाख रुपए के लिए आपको 22,000 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी। अब आपका दूसरा गोल थोड़ा सा स्टीप है, जो है 5 करोड़ रुपए आपको 20 साल में चाहिए। इसमें अगर आप स्टेप अप करें, हर साल अगर आप 10% से आपका एसआईपी बढ़ा दें, तो आपको 37,000 रुपीज़ से आज चालू करना पड़ेगा। तो आज चालू कीजिए 37,000 रुपीज़ से, हर साल इसे 10% से बढ़ाते जाइए। तो 12% के रिटर्न अजम्पशन पे आप 20 साल में तकरीबन 5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर पाएंगे। तो पहले वाले गोल के लिए 22,000 रुपए, दूसरे वाले गोल के लिए 37,000 और उसमें 10% का स्टेप अप अगर आप करेंगे, तो आपके दोनों गोल्स मीट हो जाएंगे। अब अगर मैं आपके पोर्टफोलियो की बात करूं, तो पोर्टफोलियो में मैं आपको ABSL, आदित्य बिरला का ELSS, एक्सिस का ELSS और ABSL प्योर वैल्यू, इन 3 फंड्स को एग्जिट करने की सलाह दूंगा।
और इसके सामने आप एसबीआई का स्मॉल कैप और आईसीआईसीआई का लार्ज एंड मिड ये दो फंड्स ऐड कर सकते हैं। तो आपके जो बचे हुए फंड्स है उसमें अगर आप एसबीआई और आईसीआईसीआई ऐड कर लेंगे तो आपका वो पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन काफ़ी बेटर हो जाएगा। ऑल राइट आनंद, ऑल द बेस्ट। और बाकी दर्शकों के भी हम सवाल लें। चलिए उससे पहले एक जल्दी से रुक कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। बताएं कीर्तन, आपका गुरु मंत्र क्या है आज का? कविता जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि एसआईपी जितना पॉपुलर है कॉन्सेप्ट, उतना पॉपुलर कॉन्सेप्ट स्टेप अप एसआईपी अभी तक नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शायद उनके पास आज बचत करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो उसकी वजह से वो बचत ही नहीं करते। तो उनके लिए स्टेप अप एसआईपी पे कुछ कहना चाहूँगा। देखिए, अगर आपको 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं आज से 15 साल में, तो आपको 21,000 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी। पर अगर आप स्टेप अप एसआईपी करें, यानी हर साल आप अपना एसआईपी 10% से बढ़ाए, तो आपको 21,000 की जगह पे सिर्फ 15,000 रुपए से चालू करना है। तो अगर आपके पास आज रिक्वायर्ड जितना पैसा होना चाहिए आपके लक्ष्य को पहुंचने के लिए, उतना पैसा अगर नहीं है, तो कम पैसे से शुरू कीजिए और जैसे ही आपकी इनकम बढ़े, उस एसआईपी को बढ़ाते जाइए। स्टेप अप एसआईपी बहुत ही अच्छा तरीका है वेल्थ अक्यूमुलेट करने का। ऑल राइट कीर्तन, अब हमारे पास नरेंद्र कुमार जी का सवाल मैं लूँगी। फ़ोन लाइन पर हमारे साथ है नहीं, लेकिन इन्होंने 12 फंड्स में जो है पैसे लगाए हैं। तमाम फंड्स आपके पास हैं। इनकी उम्र 42 साल की है, 15 साल का इनका निवेश का टाइम ड्यूरेशन है और 5 लाख रुपए इन्हें निवेश भी करने हैं। बताइए, आज मेरे ख्याल से ऐसे ही सवाल आ रहे हैं कीर्तन, जहां पर निवेशकों ने बहुत सारे फंड्स पोर्टफोलियो में डाले हुए हैं। बताइए कविता जी, और इंटरेस्टिंगली हम ये हर बार शो पर कहते रहते हैं कि इतने फंड्स की ज़रूरत नहीं है। फिर भी शो पर और आउटसाइड द शो हम जब भी इन्वेस्टर्स के फंड पोर्टफोलियोज को देखते हैं, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि इन्वेस्टर्स 10, 12, 15, 20 फंड्स में निवेश कर लेते हैं। इनकी ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर 5 फंड से ज़्यादा फंड्स है तो शो पे अपना सवाल भेजिए। आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू की ज़रूरत है। इस पोर्टफोलियो को भी कंसोलिडेट करना बहुत ज़रूरी है। तो 12 फंड्स को अगर मुझे 5-6 फंड्स तक लेके आना है और एग्जिट्स देने हैं, तो कुछ एग्जिट्स देना चाहूँगा। तो नरेंद्र जी, आप एचडीएफसी टॉप 100, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक स्मॉल कैप, एसबीआई मिड कैप, टाटा स्मॉल कैप और क्वांट मल्टी कैप, इन फंड से एग्जिट कर जाइए। आपका जो बचा हुआ पोर्टफोलियो है 6 फंड्स का, उन फंड्स में आप जो भी टोटल अक्यूमुलेटेड वैल्यू है, राइट, उसे इक्वली डिवाइड कर दीजिए। क्योंकि आप जब फंड्स को बेचेंगे तो आपके पास जो पैसा इकट्ठा होगा वो बचे हुए 6 फंड्स में इक्वली डिवाइड कर दीजिए। हाँ, जब आप ये फंड्स बेच रहे हो, और जो भी दर्शक हमें इस शो के माध्यम से सुन रहे हैं, आप एग्जिट लोड और टैक्स का ध्यान रखिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर फंड्स अच्छे नहीं हैं या अच्छे भी है पर आपका फंड का कॉम्पोजिशन अच्छा नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टैक्स का ना सोचकर आपको एग्जिट करके सही फंड्स और अच्छे पोर्टफोलियो में निवेश को लगा देना चाहिए। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल, क्या मेरे साथ कमल किशोर जी फ़ोन लाइन पर हैं? ओके, इनका सवाल भी हम ट्विटर से लेंगे, और मतलब ट्विटर पर इन्होंने सवाल भेजा है अपना। 34 साल की इनकी उम्र है और इन्होंने मिरर का टैक्स सेवर, इमर्जिंग ब्लू चिप, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, एक्सिस का मिड कैप और इन्होंने एसबीआई का स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में रखा है। और 1 करोड़ चाहिए इन्हें। उसके लिए कितनी एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी? 10% से तो अपनी एसआईपी बढ़ाने का ये मन बना ही रहे हैं। फ़ंड सही है या नहीं है? और इन्होंने रेगुलर एसआईपी कर रखी है, रेगुलर प्लान्स ले रखे हैं। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि क्या डायरेक्ट प्लान्स में शिफ्ट हो जाना चाहिए। कीर्तन। कमल जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत ऐसे कम पोर्टफोलियोज आते हैं जिसमें सलाह देने के लिए कुछ नहीं होता, और फॉर्चुनेटली आपका एक ऐसा पोर्टफोलियो है। मुझे आपके पोर्टफोलियो में जेन्युइनली कोई खामी नहीं लग रही। आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। डिसिप्लिन रखिए, 7-8 साल तक मिनिमम पैसा निवेश करके रखिए। आपके फंड्स बहुत अच्छे, कोई चेंज नहीं है। अब रही बात आपके गोल्स की, तो आपके गोल के लिए आपको 15,000 रुपये की एसआईपी करनी पड़ेगी, जिसे आपको
10% से स्टेप अप करना पड़ेगा। तो अगर आप 15,000 रुपए की SIP करते हैं और 10% से स्टेप अप करते हैं, तो आपका जो 15 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। और क्योंकि आप एक अच्छे इन्वेस्टर लग रहे हैं, आपने खुद जो फंड्स चुने वो काफ़ी अच्छे हैं, आपके लिए मैं डेफिनेटली ये सलाह दूंगा कि आप रेगुलर प्लान से निकलकर डायरेक्ट में चले जाइए। टैक्स लगेगा आपको जब आप रेगुलर प्लान्स बेचेंगे और उसे डायरेक्ट में शिफ्ट कर देंगे, तो आपको रेगुलर बेचना पड़ेगा और डायरेक्ट खरीदना पड़ेगा। पर मुझे नहीं लगता कि आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। अगर ये फंड्स आपने चुने हैं तो ये बहुत अच्छे फंड्स हैं और आप एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर लग रहे हैं, आपको डेफिनेटली रेगुलर से मूव होकर डायरेक्ट में चले जाना चाहिए। चलिए, हमारे साथ फ़ोन लाइन पर नहीं है, वरना हम इन्हें और सवाल पूछ लेते। लेकिन कुछ सवाल जो आ रहे हैं और जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है वो इंटरेस्टिंगली लॉन्ग टर्म को लेकर ज़्यादा दिखाई दे रहा है कीर्तन। और अच्छी बात ये है कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर हम लगातार जो है तवज्जो देते आए हैं और हमेशा से निवेशकों को कहा है कि कंसिस्टेंसी, अनुशासन मेंटेन करना है आपको अपने पोर्टफोलियो में, और उसी के तहत आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त होने के चांसेस, मौके ज़्यादा मिलेंगे। जिस तरह से सवाल आ रहे हैं, अच्छी बात है कि लोगों में इसको लेकर जागरूकता बढ़ रही है कीर्तन। एब्सोल्युटली कविता जी, मैं आप और मैं दोनों काफ़ी टाइम से इन्वेस्टर्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं और हमें डेफिनेटली ये पता है कि आज के पहले तक जितनी भी बार मैं इन्वेस्टर्स को मिलता था, बहुत सारे इन्वेस्टर्स अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा मार्केट वॉलेटिलिटी बढ़ने से कॉन्शियस हो जाते थे और इन्वेस्टमेंट से बाहर निकल जाते थे। पर मुझे ऐसा लग रहा है कोरोना ने फॉर्चुनेटली बहुत सारे निवेशकों को ये चीज़ डेफिनेटली सिखा दी है कि कैसे मार्केट्स गिरने के बाद वापस बाउंस बैक करते हैं, और जो लोग, जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड रहते हैं, उनको इसका फ़ायदा हो जाता है और जो निकल जाते हैं वो अनफॉर्चुनेटली उस ट्रैप में आ जाते हैं। हाँ, सेबी की एक बहुत ही लेटेस्ट स्टडी कोट करना चाहूँगा जिसमें ये कहा गया था कि सिर्फ 3% ऐसे निवेशक हैं, सिर्फ 3%, जिन्होंने 5 साल से ज़्यादा तक म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा रोक के रखा है। इसका मतलब 97% निवेशक आज भी ऐसे हैं जो 5 साल से ज़्यादा पैसा इन्वेस्टेड नहीं रखते और बेच देते। पर मुझे ऐसा लग रहा है ये ट्रेंड काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है और ये डेटा शायद पुराना है इसलिए, पर आजकल निवेशक काफ़ी एक अच्छे व्यू के साथ या लंबे समय के इन्वेस्टमेंट नज़रिए के साथ आज निवेश करते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि एज एन इन्वेस्टर मुझे नहीं लगता कि सब इन्वेस्टर्स को फंड्स कैसे पिक करते हैं वो पता है, या मार्केट को टाइम कैसे करते हैं वो पता है, या बहुत सारे लोगों को एसेट एलोकेशन कैसे रखना है वो पता है। एज एन इन्वेस्टर आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है वेल्थ क्रिएशन के लिए, वो है कि आप समय दें निवेश को, और अगर आप निवेश को समय दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वेल्थ क्रिएशन की जर्नी का 50% हिस्सा तो आपने जीत लिया है। तो डेफिनेटली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और आई एम सो हैप्पी कि आजकल जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सब 10, 15, 20 साल के निवेश के बारे में ही है कविता जी। चलिए, तो मेरे ख्याल से इतनी उम्दा सीख के बाद कीर्तन शो को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकाला और इतने विस्तार से दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की और इतने निवेश के गुर उन्हें आज सिखाए। और मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल एक्चुअली वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर मैं जाऊँ उससे पहले हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है आपको हम स्क्रीन पर दिखा देते हैं। अपने सवाल आप हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो यूट्यूब पर भी अपने सवाल जो हैं हमें भेज सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमारा शो वैसे यूट्यूब में आप देख सकते हैं, और कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालिए, हम वहाँ से आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे। नमस्कार। गोपाल बाय बंधन म्यूचुअल फंड।